हेलो फ्रेंड्स, NT-NB स्कैन और अर्ली एनोमली स्कैन में क्या डिफरेंस है? अगर NT-NB स्कैन करा लिया तो 5th मंथ का स्कैन कराना जरूरी है। ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन्स को आज हम दूर करेंगे। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर श्रेया चिन्मय गोयनका है। मैं आपकी गायनेक और भ्रूण स्पेशलिस्ट गोयनका चिकित्सा से। NT-NB स्कैन को आपको जानना है कि ये रफली 3 महीने कंप्लीट होने पर होता है, मतलब 11 वीक्स टू 13 वीक्स 6 डेज पे। यानी भ्रूण का साइज 45 टू 84 ये मान के चलिए 4.5 से 8.5 सेंटीमीटर के बीच में लगभग होता है। अब डिफरेंस क्या है? NT-NB स्कैन मतलब हम इसमें नेजल बोन देखते हैं, नेक के पीछे की थिकनेस, डक्टस वेनोसस करके एक स्पेशल वेसल होता है जो सिर्फ भ्रूण में पाया जाता है, उसका ब्लड फ्लो, और हार्ट के राइट साइड में ब्लड फ्लो देख के हम एसेस करते हैं कि बेबी में कोई गुणों की प्रॉब्लम तो नहीं है। गुणों का प्रॉब्लम मतलब जेनेटिक प्रॉब्लम या क्रोमोसोमल प्रॉब्लम। 23 गुण आपके और 23 गुण हस्बैंड के बन के बच्चे के 46 गुण बनते हैं। कई बार पेरेंट्स में छोटी सी जेनेटिक प्रॉब्लम होती है जो पेरेंट्स को इफेक्ट नहीं करती, लेकिन दोनों साथ में मिल जाए तो बेबी को इफेक्ट कर सकती है। या फिर कई बार दोनों के गुण जब मिलते हैं तब कोई एब्नॉर्मलिटी आ जाती है। इनको डिटेक्ट करने के लिए हम ये स्कैन करते हैं। मोस्ट कॉमन जेनेटिक प्रॉब्लम्स को देखते हैं क्योंकि सारा देखना तो पॉसिबल नहीं है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड पेटाउ सिंड्रोम, ये सब सिंड्रोम्स को हम चेक करते हैं। डाउन सिंड्रोम आप कैसे जानेंगे? ये एक मंद बुद्धि का बहुत कॉमन रीजन है। डाउन सिंड्रोम अगर आपको मैं समझाना चाहूँ तो तारे जमीन पे अगर आपने देखा है तो टाइटल सॉन्ग में जिन बच्चों को दिखाया गया है, और रिसेंटली अभी धुरंधर मूवी में भी डाउन सिंड्रोम के बच्चों को दिखाया गया है, तो इन बच्चों को हम बार बार स्कैनिंग के द्वारा 3rd मंथ 5th मंथ को हम इन बच्चों को डिटेक्ट करते हैं। क्यों डिटेक्ट करते हैं? ताकि अगर आप डाउन सिंड्रोम के बेबी को लाना चाहते हैं और उसकी परवरिश करना चाहते हैं तो ये एक जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। तो ये आपकी चॉइस होनी चाहिए, मजबूरी नहीं होनी चाहिए। इसका हमको जितना जल्दी पता चले उतना अच्छा, ताकि अबॉर्शन की प्रक्रिया अगर आप चाहें तो आप करा सकते हैं। और अगर आप इस बेबी को रखना चाहते हैं तो ये आपकी चॉइस या मर्जी से होना चाहिए, ना कि डिलीवरी के बाद आपको कोई एक्सीडेंट या सरप्राइज मिलना चाहिए। तो ये हो गया NT-NB स्कैन। अब अर्ली एनोमली मतलब क्या? कि अर्ली एनोमली मतलब बेबी को हम स्ट्रक्चरली देखते हैं, बेबी के हर अंग को स्टडी करते हैं कि हाथ पैर ठीक से बने हैं कि नहीं, ब्रेन बाहर तो नहीं है, अतड़ियाँ बाहर तो नहीं है, रीढ़ की हड्डी में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, एक्सपोज तो नहीं है, किडनीज एब्सेंट तो नहीं है। ये सारे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स को भी स्टडी करते हैं। इसको अर्ली एनोमली बोलते हैं। जनरली ये दोनों साथ में होता है और मैं प्रेफर करती हूँ कि 12 वीक्स टू 13 वीक्स यानी बेबी अराउंड 6 से 7 सेंटीमीटर हो तो ये सारी चीजें हमको इजीली दिख जाता है। इनफैक्ट हम फीटस इको भी कर सकते हैं आजकल अर्ली एनोमली के साथ। तो ये जो है थोड़ा सा बेबी का साइज 12 वीक्स से 13 वीक्स रहता है तो हमको देखने में इजी हो जाता है, और ये दोनों साथ में ही होता है, NT-NB स्कैन और अर्ली एनोमली स्कैन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या अर्ली एनोमली स्कैन काफी है क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स को रूल आउट करने के लिए? तो नहीं, ये हमेशा साथ में डबल मार्कर टेस्ट के साथ होता है, क्योंकि हम इसमें बेबीज जो एबनॉर्मल है वो मदर के बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज करते हैं जो हम डबल मार्कर टेस्ट के द्वारा जांच कर सकते हैं, और ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये बेबी में आगे चल के एबनॉर्मलिटी तो नहीं आएगा, ग्रोथ में प्रॉब्लम्स तो नहीं आएगी। तो ये टेस्ट साथ में होता है और दोनों को मिला के ही 95% एक्यूरेसी के साथ हम कोई चीज आपको बता सकते हैं। सेकेंड चीज हमको मुझे पूछा जाता है कि अगर बेबी का नेजल बोन एब्सेंट या हाइपोप्लास्टिक है, इसका मतलब ये है क्या कि बेबी की नाक नहीं होगी? बिल्कुल नहीं। इसका ये मतलब है कि बेबी की नाक उस टाइम के लिए 11 वीक्स से 13 वीक्स के लिए वो अनऑसिफाइड है या हाइपोप्लास्टिक है या अंडर डेवलप्ड है। बेबी की नाक बिल्कुल बनी हुई होती है, जो कि हम 3D 4D स्कैन करके आपको दिखा सकते हैं, और ये बता सकते हैं कि अगर नेजल बोन एब्सेंट है तो इसका मतलब है कि आगे टेस्टिंग की जरूरत है। इसका ये मतलब नहीं है कि नेजल बोन एब्सेंट है तो नाक नहीं है तो मैं जाके अबॉर्शन करा दूं, बिल्कुल नहीं। इसमें बेबी को आगे टेस्टिंग की जरूरत है, इसका ये मतलब है। सिमिलरली न्यूट्रल थिकनेस मतलब अगर नेक के पीछे की थिकनेस अगर इंक्रीज है तो इसका क्या मतलब है कि बेबी में क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो हमें आगे टेस्टिंग की जरूरत है, जेनेटिक टेस्ट कराने की जरूरत है, और फीटल इको की जरूरत है। बेबी के हार्ट को बहुत अच्छे तरह से देखने की
जरूरत है, ये सब हमको पता चलता है। NT&B स्कैन के साथ हम ये भी देख लेते हैं कि बेबी जो यूट्रस का माउथ है, जिसको हम सर्विक्स बोलते हैं, ये ओपन तो नहीं हो रहा है, टाइम से पहले डिलीवरी तो नहीं हो जाएगी। और हम यूट्राइन आर्टरी ब्लड फ्लो देखते हैं कि जो यूट्रस को मेन ब्लड सप्लाई है वो सफिशिएंट है कि नहीं, आगे चल के बेबी के डिमांड के हिसाब से ये बढ़ेगी कि नहीं, कहीं बेबी के ग्रोथ में प्रॉब्लम्स तो नहीं आएगी। और इन सब चीजों का निवारण हम 3rd मंथ से ही शुरू कर सकते हैं, ताकि कोई सरप्राइज हमको 7th या 8th मंथ में अचानक से अनडिटेक्टेड ना मिले। अब 3rd क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हमने अर्ली एनॉमली करा दिया, अब 5th मंथ के एनॉमली का क्या जरूरत है? हमने तो सब देख लिया, बेबी का फर्स्ट लुक ले लिया, बेबी को अच्छे से जांच कर लिया, फिर क्यों कराना है? ये आपको जानने की जरूरत है। जब हम बेबी 6 से 7 सेंटीमीटर का हम देखते हैं तो ग्रॉस एबनॉर्मलिटीज या बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हम देख सकते हैं, जैसे कि ब्रेन का एबनॉर्मलिटी, हाथ पैर नहीं है या आंतड़ियां बाहर है, ये सब बड़े प्रॉब्लम्स हमको दिख जाते हैं। लेकिन 5th मंथ में जब बेबी थोड़ा बड़ा हो जाता है, यानी 200 से 300 ग्राम का हो जाता है, तब हम बेबी में छोटे छोटे प्रॉब्लम्स देखते हैं, जैसे कि हार्ट में कोई छेद तो नहीं है, किडनी की फंक्शनिंग जो 4th मंथ के बाद चालू होती है वो ठीक से हो रही है कि नहीं, किडनी में सूजन तो नहीं आ रही है, बच्चे के लेग या फुट के एंगल में कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, टेढ़ा तो नहीं है, ये सब। और खासकर ब्रेन के काफी स्ट्रक्चर्स जो हैं वो 5th मंथ में ही डेवलप करते हैं, उससे पहले नहीं डेवलप करते, तो ये हम 5th मंथ में देखते हैं। और यही वजह है कि अबॉर्शन के जो रूल्स हैं वो चेंज किए गए। पहले अबॉर्शन वाज अलाउड अप टू 20 वीक्स, अब उसको बढ़ा के 24 वीक्स कर दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रक्चर्स जो है वो 21-22 वीक्स में डेवलप होते हैं, तो ये मिस ना हो जाए, इसीलिए अबॉर्शन रूल्स को चेंज किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर हमने एनॉमली करा लिया, डबल मार्कर करा लिया 3rd मंथ का, 5th मंथ का, तो क्या 100% हमारा बेबी कोई एबनॉर्मलिटी नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। हमको सिर्फ ये पता चलता है, जो भी हम करा रहे हैं 95% तक हम बेबी के प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। और कॉमन जेनेटिक प्रॉब्लम्स जैसे कि डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, ये प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट कर सकते हैं 95% तक, क्योंकि इसमें बहुत सारे एरर्स की संभावनाएं हैं। जो भी अल्ट्रासाउंड करते हैं हम, उसमें एरर्स क्यों आते हैं? इट डिपेंड्स अपॉन बेबी का पोजीशन। अब बेबी को तो बोल नहीं सकते कि आपका ये स्ट्रक्चर दिखाओ, हाथ खोल के दिखाओ, पैर दिखाओ। बेबी जो पोजीशन में होता है हमको देखना पड़ता है, हर स्ट्रक्चर को स्टडी करना पड़ता है। कई बार आपके डॉक्टर हो सकता है आपको थोड़ी देर बाद बुलाएं या नेक्स्ट डे बुलाएं टू सी बेटर, लेकिन हो सकता है बेबी की पोजीशन कंसिस्टेंटली ऐसी है कि कोई स्ट्रक्चर मिस हो गई। सेकेंड थिंग इज डिपेंड करता है मदर के हैबिटस पे या मदर के वेट पे या BMI पे, क्योंकि जो भी हम अल्ट्रासाउंड करते हैं वो मदर के एब्डोमेन के थ्रू जाते हैं। तो एब्डोमिनल फैट जितना होगा या स्किन की टिश्यूज जितनी डेंस होगी, पिक्चर की क्वालिटी उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो पिक्चर क्वालिटी एक 40 kg के मदर में होती है, सेम पिक्चर क्वालिटी उनको 80 kg के मदर में नहीं मिलती है, तो वो एक बहुत बड़ा लिमिटिंग फैक्टर है। थर्ड, वो डिपेंड करता है आपके अल्ट्रासाउंड जो मशीन है उसके क्वालिटी के ऊपर। और फोर्थ, वो डिपेंड करता है जो उसको स्टडी कर रहा है उसका एक्सपीरियंस, नॉलेज और ट्रेनिंग के ऊपर। तो ये लिमिटेशंस है। तो 1 to 5% एरर का चांसेस है, अल्ट्रासाउंड 100% नहीं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि अगर आप प्रेगनेंसी का जर्नी शुरू कर रहे हैं तो आंख पे पट्टी बांध के रोड पे चलने जैसा काम मत करिए। आप अर्ली एनॉमली कराइए, लेट एनॉमली कराइए और साथ में डबल मार्कर कराइए, ताकि आपको एटलीस्ट 95 to 99% गारंटी हो कि बेबी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये अच्छे जगह से रिसर्च करके करवाइए। थैंक यू।